2001 में 11 सितंबर को आ रहा है वो दिन, उसकी 20वीं बरसी आ रही है, 20 साल हो जाएंगे। उससे पहले ही वो इसीलिए अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे कि हम 11 सितंबर से पहले पहले अफगानिस्तान छोड़ दें। 20 साल हो गए अफगानिस्तान में घुसे हुए। तो आप समझ रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि यूएस वाले कि हम इसको इतना ट्रिलियन का डोनेशन देंगे या इतना हथियार देंगे या इतना कुछ ये करेंगे तो उसके बाद ये, मतलब वो भूल जाते हैं उस चीज को। आप लोगों के लिए जो है, जैसे हम कोई चीज जो है वो 1.5 लाख रुपए की है और वो आपको उसने तुरंत 75,000 में दे दी, तो हमारे लिए तो 75,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं, 75,000। लेकिन दुकान वाले ने ये नहीं पूछा कि आप मुझे प्रूफ दीजिए, मैं आपको 75,000 में कैसे दे दूं 1.5 लाख की चीज। उसको जो मनुष्य खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वो इज्जत करता है। बात समझ में आई ना? वहां किसकी इज्जत है अब आपको समझ में आएगा। इक्वल प्रोटेक्शन। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट लिए तो यूएस जैसा बिहेवियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक घर में जाता है और उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी बहू है और ठीक उसी की कोई फ्रेंड है और उसी के साथ किसी कॉलेज में पढ़ी है और दूसरा व्यक्ति चाहे कि मेरे घर में भी ठीक ऐसी ही बहू आनी चाहिए। और उसने कहा बोले ये मेरी मौसी की लड़की, हम लोगों की परवरिश भी साथ हुई है और हम दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, तो इसी आधार पे वो उसके साथ उसकी शादी कर दे। तो महिला तो आ गई घर में, लड़की तो आ गई, लेकिन अब उसकी डिमांड या डिजायर क्या रहेगी कि ठीक वैसी ही हो। मैं तो उसको देख करके लाया। बात समझ में आई ना? और अगर मान लीजिए अब वो पूरी तरह से डिफरेंट निकल गई, भले ही साथ में पैदा हुए और एक ही साथ रहे और एक ही पालने में झूले और सब हुआ और सब ठीक है और एक ही कॉलेज भी था, लेकिन वहां आकर के पूरा जो है नेचर उसका बिल्कुल उल्टा है उससे, तो उसकी शिकायत क्या होगी कि मैं तो इसको देख के लाया था। तो ठीक वैसे जब आप बोरो करके लाते हो तो आप ये कि यूएस में फंडामेंटल राइट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, यूएस में फ्रीडम का मतलब क्या है, यूएस में इक्वालिटी का मतलब क्या है, यूएस में राइट टू लाइफ का मतलब क्या है, ठीक वही मतलब हमारे यहां निकलना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है? तो वो अपेक्षा होती है संविधान निर्माता की, संविधान बनाने वाले की। आप कहोगे दे तो रखिए तुमको छूट। बहुत सारे घरों में लड़कियों को जो छूट दी जाती है या लड़कियों को जो कोर्स चयन करने की या कॉलेज चयन करने की छूट दी जाती है, उसमें उसको काउंट कराया जाता है। उसमें ऐसा लगता है कि वो दे रहे हैं, मतलब क्योंकि देने जैसी कोई बात नहीं, वो होनी चाहिए। वो देने जैसा भाव नहीं होना चाहिए। यूएस देने का भाव नहीं रखता कि हम तुमको दे रहे हैं या बाइडेन दे रहा है या प्रेसिडेंट दे रहा है या व्हाइट हाउस हमको दे रहा है। नहीं, कोई दे नहीं रहा, ये है यहां। हम कह तो रहे हैं, आपको अनुमति दे तो रहे हैं, आप प्रदर्शन कर लो। हम कहते तो हैं कि आप यहां पर आपको है तो सही, इतना तो बोल लेते हो तुम। ये बोलने की हिम्मत भी आप में नहीं होनी चाहिए कि इतना तो बोल लेते हो। ये तुम कौन होते हो कि इतना बोल लेते हो? अब आ रहा समझ? ये इतना कमेंट करने की भी हिम्मत आपकी नहीं होनी चाहिए कि तुम इतना तो बोल लेते हो और फिर बोल रहे हो कि तुमको स्वतंत्रता नहीं है। ये तुम कौन होते हो? ये हम लोगों ने खुद को आत्मार्पित किया हुआ है। ऑटो डिसिप्लिन है। कितना बोलना ये भी हम ही तय करेंगे और कितना नहीं बोलना ये भी हम ही तय करेंगे। तो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है। डेफिनेटली आपने वो सोसाइटी यदि नहीं देखी है तो आपने वो देखी नहीं है तो आपके ऊपर ढेरों रेस्ट्रिक्शन है। आप वैसा बिहेव कर ही नहीं सकते जो लोग वो खुलेआम करते हैं। आप वैसा कर ही नहीं सकते। तो हमने तो फ्रीडम वहां से कॉपी किया है। आप कहोगे नहीं वो तो फिर कॉपी किया, लेकिन हमारे यहाँ तो है देश धर्म संस्कृति और वो सब है और हमारा तो उस हिसाब से होना चाहिए। हम ऐसे वेस्टर्नाइजेशन नहीं होने देंगे, हम ऐसे पश्चिम का अनुकरण नहीं कर सकते। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात नहीं कर रहे। फिर आप, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने फिर अपना जो है कल्चर और अपना उसको अपना वो डाल दिया।
तो फिर उसकी बात करो ना कि हम नहीं मानते, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा नहीं मान सकते, फॉलो करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा उसके जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप ये कहो क्योंकि जहां से आपने कॉपी किया है आपकी एक्सपेक्टेशन तो उतनी ही होगी, ठीक वैसी जो वहां देख के आया। आप किसी के घर पे कोई मॉडल देख के आते हैं और वहां देख करके आप सोचते हैं कि ये वैसा होगा। आपने कोई कार, किसी दोस्त की कार में बैठे थोड़ी देर आपने चलाई भी और आपको लगा कि ये कार बहुत अच्छी है, तो अब आप जब कार खरीदने गए तो कार जो शोरूम है वहां पर और जो कंपनी है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि जो मैंने चलाई है और उसने जो बताया कि ये इतने लाख की है, मैं उतने ही लाख आपको देता हूं, मुझे भी वही एक्सपीरियंस आना चाहिए जो मेरे मित्र को आ रहा है। बात समझ में आ रही ना? यही तो करेंगे आप। तो इसलिए थोड़ा अंतर आ जाता। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पढ़ने जा रहे हैं ना अभी, तो अब सब चीजें निकल करके आएगी कि ये हमने वहां से लिया तो वहां कैसे बिहेव कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, वहां उसका बिहेवियर कैसा है, वैसा यहां होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इतना थोड़ी हो सकता है, क्या इतना नहीं हो सकता? तो फिर आप जो बने हो, आप जो पावर एंजॉय कर रहे हो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कर रहे हो, नहीं तो कोई भी कॉलर पकड़ के उतार देता आपको। मतलब आप कुछ मामलों में जो आपको सूट करता है वहां आप कॉन्स्टिट्यूशन लगा लेते हो, क्योंकि आपको पावर मिली कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। तो जहां आपको सूट करता है वहां कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लगते हो, जहां होता है उसको डाइल्यूट कर देते हो, कहीं तो बिल्कुल उतार के फेंक देते हो, कहीं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हो। इसलिए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इंप्लीमेंट करने, एग्जीक्यूट करने वालों पे डिपेंड करेगा कि ये कितना पावरफुल है और कितना लंबा चलेगा और कितना सस्टेनेबल रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आप करोगे कैसे? उसमें जो लिखा हुआ है उसको कार्यान्वित कैसे करोगे? तो वहां जो फ्रीडम का मतलब है उतना फ्रीडम तो वो हम नहीं दे सकते, फिर तो हमारी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो उद्देश्य जो संविधान निर्माताओं का था वो यही था कि मनुष्य जो है वो सब चीजों से ऊपर है, नागरिक जो है वो सब चीजों से ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, जाति से भी ऊपर है, वो लिंग से भी ऊपर है, उसका मनुष्य होना इंपॉर्टेंट है। और रूसों के हिसाब से, उनके हिसाब से अगर आप बात करें तो वो साफ साफ बोलते हैं कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है। मानवाधिकारों की बात जब करते हैं ह्यूमन राइट की, तो ह्यूमन राइट जन्म से ही मिलते हैं, यानी जैसे ही वो गर्भ में आया या उसका मनुष्य के रूप में स्थापना हुई, वो उसके ह्यूमन राइट शुरू हो गए। उसके लिए उसको और अलग से आधार कार्ड और कुछ धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए किसी आदमी का आधार कार्ड नहीं बना या उसका नागरिकता का प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, तो क्या आप उसकी हत्या कर दोगे? 302 नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मनुष्य होने के लिए उसको किसी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो मनुष्य है, नागरिक है, आपकी टेरिटरी में है, यानी कि वो नागरिक है। और फिर उसके मानवाधिकार अपने आप शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जो हो, जो भी हो, यहां तक कि वो क्रिमिनल हो तो भी, आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आप जब मृत्यु दंड देते हो तो उसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं। कौन देगा? कानून से उसके प्राण हरे जाएंगे, विधिवत तरीके से उसको पूरा मौका दिया जाएगा बचने का। राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर है तो वो उसको भी एंजॉय करेगा, वो भी एंटरटेन करने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा, रिव्यू पिटीशन भी लगाएगा, सब करेगा। तो सारी चीजें होने के बाद भी अगर स्थापित होता है कि नहीं अब इसको प्राणदंड दिया जाएगा, तो फिर उसको डेथ सेंटेंस होता है, तब जाकर के उसको फांसी दी जाती है। वो भी तरीका है फांसी देने का, प्रॉपर भी उसी में दिया जाएगा। आप सबक सिखाने के लिए कि इसको चौराहे पे लाके टांग दो और दोपहर तक उसके शव को लटका रहने दो, सब देखे ताकि सबक मिले, ये इस टाइप की चीजें नहीं होती जो आप भावनाएं अखबार में देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, ऐसी नहीं होती। उसका एक तरीका है कि उसके प्राण कैसे छीने जाएंगे, प्राण छीनने का भी तरीका है उसी तरीके से। ये है कॉन्स्टिट्यूशन।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से आपने वो किया। अब कई देशों ने इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया, कई लोग इसको चालू रखे हुए हैं। ये एक बहस का विषय है, ये अलग चीज है। किसी भी सिविल सोसाइटी में ये बहस का विषय हो सकता है, लोग दोनों तरह की डिमांड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मनुष्य का मान लीजिए आपको पता चला कि नहीं वो तो साक्ष्य पूरे ही झूठे थे और आपने मार दिया उसको, अंतिम संस्कार हो गया उसका, अब पता चला कि वो निर्दोष था। एक व्यक्ति है ना, अभी एक एडवोकेट मिला था तो उसने कहा आपने 4 लोगों को फांसी पे टांगा, उसमें से एक व्यक्ति निर्दोष था, इसलिए वो सबसे ज्यादा परेशान भी था और वो सबसे ज्यादा सिर भी फोड़ता था और सबसे ज्यादा वो था। तो मैंने कहा अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, पर वो बोले वो एडवोकेट की गलती की वजह से वो चढ़ गया। तो ये ऐसी चीजें मान लीजिए निकल के, चलो इसमें कोई कथा भी हो सकती है और कुछ और भी कोई चीज हो सकती है, हम मान लें कि इसमें नहीं भी है, लेकिन मान लीजिए ऐसा निकल करके आ जाए कि वो 3 लोग तो नहीं बता रहे थे, बाद में चले कि वो जो रेप हुआ था उस बस में वो तो नीचे उतर गया था और गेट लगा दिया था, उसको ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था बस में, और जब उस लड़की को उतार करके फेंक दिया मान लीजिए, तब उसका गेट खोला। और ऐसी अगर घटना होती, मैं अगर इमेजिन करूं, फिर वो बस में चढ़ा और चूंकि 4 लोग बस में थे, 5 थे जो भी थे, तो उन सबके ऊपर आरोप लगे और सब एक साथ। अब ये तय हो जाए कि ऐसा था, तो अब आप उस व्यक्ति को तो आपने चढ़ा दिया फांसी पे, उसको तो आप ला नहीं सकते। इसलिए मृत्युदंड बड़ा खतरनाक चीज है कि अगर राज्य को ये पता चले, स्टेट को या कोर्ट को पता चले, बाद में पता चले कि वो बिल्कुल ही निर्दोष था और मीडिया ट्रायल की वजह से और भावनाओं की वजह से और लोगों के हुजूम की वजह से और माहौल बन जाने की वजह से आपने टांग दिया, फिर क्या होगा? अब उस व्यक्ति को तो ला नहीं सकते, तो तो गलत काम हो गया। बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर इसीलिए तो कहा जाता है उसको, इसलिए ह्यूमन राइट वाले ये बोलते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो सुधार गृह है, जेल तो सुधरने की जगह है, तो फिर सुधरने दो उसको। नहीं बोले ऐसे आदमी के प्राण हर लेना चाहिए ताकि सबक मिले, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखते हो कि जिन जिन देशों में बहुत कठोर मृत्युदंड है वहां पे भी अपराध कम नहीं होते, तो अपराधी को तो पहले से पता है। तो कई तरह के ड्रॉबैक आते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं उसमें अधिकांश लड़कियों की हत्या इसलिए होने लगी कि उनको पता है कि अब मुझे सीधा मृत्युदंड होगा, अगर ये जिंदा रही तो ये बता देगी, तो रेप के बाद उसका मरना बहुत जरूरी है, उसके बाद मरना ज्यादा शुरू हो गई। लड़कियां पहले रेप करके छोड़ देते थे कि उनको पता है कि 7 साल की सजा होगी, 8 साल की होगी, 2 साल की होगी, तो हत्याएं होने लगी, हत्याएं बढ़ गई। तो इस तरह की जो रिसर्च होगी, स्टडी होगी, उसके बाद लगेगा कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। और कई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो एक बहस का विषय है, रिसर्च का विषय है, लंबे समय तक अनुसंधान होंगे। समाजशास्त्र वाले, मैंने कल आपको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट बताया था, लीगल इंपैक्ट असेसमेंट बताया था, इन्वायरमेंट वाला बताया था, इकोनॉमिक वाला बताया था, तरह तरह के असेसमेंट होंगे, तब जाकर के आप किसी एक सभ्य समाज में कानून को एक शक्ल दे पाओगे और उसका मूल निचोड़ निकाल पाओगे। अब आप जब प्रशासन में होंगे तो आपके सामने भी यही सब युक्तिकरण आएगा। रीजनेबिलिटी आपको भी तय करनी पड़ेगी, कितनी चीजें रीजनेबल है जो हम करने जा रहे हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन की जान है कि उसको आप इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट, जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट किस भावना के साथ कर रहे हैं, भावना क्या है आपकी। इसलिए प्रस्तावना का जो एक एक वर्ड है प्रीएम्बल का हमारा, वो हमको एक डायरेक्शन देता है, एक ओरिएंटेशन देता है कि नहीं इधर नहीं जाना है, आपको इधर जाना है। सीधे चलने के लिए कई बार कहा जाता है, लेकिन सामने अगर रास्ता सीधा नहीं जा रहा है तो आप ऊपर चढ़ थोड़ी जाओगे। जहां रास्ता होगा उधर स्लाइटली सीधे चलने का मतलब ये है कि कहीं अगर थोड़ा सा मुड़ रहा है तो आप इधर मुड़ जाएंगे। कोई बिल्कुल ही लेफ्ट में जा रहा है तो उसकी तरफ नहीं जाना है, कोई बिल्कुल ही राइट में जा रहा है उसकी तरफ नहीं जाना, हल्का सा कोई लेफ्ट में जा रहा है तो वो भी सीधा ही है। अब ये कहेगा नहीं वहां सीधा लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था सीधा, लेकिन उस जगह रास्ता भी तो होना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि इसलिए ये ऐसा लेक्चर लेना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हिडन है, इसलिए उसकी आत्मा निकाल करके देखनी पड़ती है, उसका भाव निकाल करके देखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप भला करते करते भी बुरा कर जाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल आइडिया निकालना पड़ता है।
उसकी आत्मा निकालनी पड़ती है, निचोड़ निकालना पड़ता है, एक एक शब्द के साथ निचोड़ निकालना पड़ता है। और खास करके जब डाइवर्स सोसाइटी हो और आपने कॉपी कर लिया हो किसी को, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, तो यूएस भी डाइवर्सिटी वाला है, यूएस में भी बहुत डाइवर्सिटी है जहां से हमने कॉपी किया। और उनको आदत है 200 साल से प्रैक्टिस करने की। और अभी भी फ्लाइट वाला जो हुआ था आपने देखा था, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला पूरा मूवमेंट देखा था आपने। कौन लोग आ गए थे आंदोलन में? गोरे लोग आ गए थे। आप आंदोलन देख रहे थे ना, काले लोगों की जिंदगी भी मायने रखती है, तो उसमें कौन लोग थे आपने देखा? गोरे लोग कितना प्रदर्शन कर रहे थे, काले लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या भारत में दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए जो है दूसरे लोग भी प्रदर्शन कर सकते हैं जिनका हित उसमें नहीं है? अपने ही खिलाफ कोई प्रदर्शन कर सकता है भारत में? कितने लोग करने आएंगे? छुआछूत होती है दलितों के साथ, तो जो लोग छुआछूत कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लोग आएंगे प्रदर्शन करने, कितने प्रतिशत आएंगे बताइए? 50% तक आ सकते हैं उस आंदोलन में, इक्का दुक्का होंगे। वैसे इतिहास में जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजा राम मोहन राय खुद ब्राह्मण थे और उन्होंने एक तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ ही शंखनाद फूंका था। आज भी मैंने फेसबुक पे एक कमेंट लिखा था, तालिबान एक प्रवृत्ति है, एक सोचने का तरीका है, तो वो किसी का भी हो सकता है। आप अंदाजा लगाओ कि वो महिलाओं को जला देते थे, पति उसका मर गया तो उसके साथ जला देते थे, तो ये कितनी खतरनाक प्रवृत्ति, ये आतंकवादी प्रवृत्ति नहीं है क्या? भाई महिला को कोई खुशी से नाचने थोड़ी लगती होगी, उसको तो ये आतंकी लगता हो। आतंकवाद क्या होता है? आतंक मतलब टेरर, डर पैदा करना, किसी को आपसे डर लगना, ये आतंक है। आतंक के लिए दाढ़ी होना और वो सब जरूरी नहीं है। आपसे डर लगने लग जाए इसका मतलब है कि आपका आतंक है, उसी को आतंक कहते हैं। उसके स्वरूप बहुत सारे हो सकते हैं कि एक में आप गला काट देते हैं, एक में आप आग में फेंक देते हैं, एक में आप पिटाई कर देते हैं। अंग्रेजों का आतंक था दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वो फुटपाथ पे नहीं चलने देते। तो गांधी के सामने जो आतंकवाद था वो किसका था? अंग्रेजों का था। ये भी एक आतंक था। किसी भी काले व्यक्ति को डर लगता था कि वो फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ सकता, फुटपाथ पे नहीं चल सकता, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। ये भी तो एक आतंकी था। महिलाओं को अगर डर लगने लग जाएगा हम ऐसा करेंगे, तो जो आप हरियाणा में देखते हैं वहां खाप पंचायत होती है, तो जो ऑनर किलिंग होती है, NH-10 मूवी देखी है कि नहीं आपने? हाँ, तो आतंक नहीं है क्या? वो आतंकवादी है। उसका स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन वो आतंकवाद है कि अगर हमने हमारे परिवार के खिलाफ जाकर के या जो जाति है उसके खिलाफ जाकर के शादी की तो मार डालेंगे, मार डालते हैं। आपने उसमें देखा महिलाएं भी इन्वॉल्व थी उस आतंक में, और वो भी बोलते थे कि तुमने ये काम अच्छा किया, जाओ और उसको मार डालो। वही आदेश देती है कि जाओ मार डालो, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक आतंक है। तो राजा राम मोहन राय ने आतंक ही खत्म किया था ना, सती प्रथा का अंत मतलब आतंक का खत्म। वो जो दूध मुई बच्ची बोल नहीं पाती है, तो कन्या भ्रूण हत्या तो अभी भी होती है, फीमेल फिटिसाइड, ये भी एक आतंक है। वो तो बाहर भी नहीं आई है ना, लेकिन एक कन्या जो है वो कन्या शिशु हत्या होती थी, इसको भी अंग्रेजों ने बंद कराया। ये कौन लोग थे? ये अफगानिस्तान से थोड़ी आए थे, ये यहीं थे। तो सभ्यता को बहुत धीमी गति से फोर्सफुली लाया गया, बलपूर्वक लाया गया, कानून बना करके लाया गया, क्योंकि जेल होती थी। फिर अगर कोई ऐसा करता था अमानवीय काम जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ऐसा काम यदि कोई करता था तो उसको जेल होती थी। और इसका डर दिखा, कानून का डर दिखा करके सुधारा गया है इस सोसाइटी को, और ऐसा बनाया गया। वहां बनाने की जरूरत है, लेकिन वहां का टेरेन ऐसा है, ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना समय का और पैसे का बेकार है, क्योंकि सब लोग भाग खड़े होते हैं। वो असफल है अफगानिस्तान वाला फार्मूला, जैसा औरंगजेब के लिए शिवाजी वाला था। शिवाजी जंगलों में भाग जाते थे, किलों में छुप जाते थे, रात को हमला करते थे। तो उनकी जो पद्धति थी, गुरिल्ला पद्धति जिसको कहते हैं, उसके सामने औरंगजेब की पूरी जिंदगी निकल गई। उसके पूरे 30, 40, 50 साल शिवाजी खा गए। औरंगजेब
और मुगल साम्राज्य का पता नहीं इसीलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब ने गलत काम चुन लिया था, उस शिवाजी के पीछे पड़ गया, मराठों के पीछे पड़ गया, जबकि उसको ये वाला काम करना ही नहीं था। अफगानिस्तान ठीक वैसा ही है। अफगानिस्तान में एनर्जी लगाना उनको सुधारने के लिए बकवास चीज है कि वो सब भाग जाते हैं जंगलों में, दूर दराज चले जाते हैं। आप कहाँ ढूंढोगे? बहुत दूर दूर पहाड़ियां हैं, गुफाएं हैं, पता नहीं क्या क्या है। आपके सैनिक शहरों में पले बड़े हैं, वो सोफिस्टिकेटेड है। सामने दुश्मन हो तो मिसाइल भी चलाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन किसके ऊपर करेंगे? वो सब भाग खड़े होते हैं। तो पूरा वो जो औरंगजेब के समय की बर्बादी थी, ठीक वही समय की बर्बादी रशिया के लिए भी रही और वही समय की बर्बादी अमेरिका के लिए भी रही, और सब असफल होके जाते हैं। लेकिन भारत जैसे टेरेन में जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो एक के बाद एक कानून बनाते थे, तो यहाँ सभ्यता आई कि नहीं? हम सब लोगों को, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जबरदस्ती सुधारा गया। सुधरने को कोई तैयार थोड़ी था, बड़ा संघर्ष था। सुधरने को कौन तैयार होता है? बहुत छटपटाता है आदमी, सुधरने को तैयार होता ही नहीं है, उसको बहुत दिक्कत आती है। आप जिस सभ्यता पे आज नाच कर रहे हो, ये धार्मिक रूप से देन नहीं है, धार्मिक रूप से तो हमने बर्बाद कर लिया था। अच्छा, इसको असली धर्म भी नहीं कह सकते क्योंकि असली धर्म में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ये तो विसंगतियां आई हैं बाद में। गुप्त काल के आसपास हम लोगों ने विसंगतियां पैदा की, और जब विसंगतियां हम एनिमल्स के प्रति कर रहे थे, वेदों के हिसाब से, जब अगर आप आर्ष ग्रंथों को देखें, वेदों और उपनिषदों को, तो वहां समस्या नहीं थी। लेकिन जब हमने यज्ञ किए और यज्ञ किए, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि देवताओं की स्तुति थी और वो थैंक यू का भाव था कि आपने हमको इतना अच्छा भोजन दिया, इस बात का धन्यवाद, आपने पानी दिया, इस बात का धन्यवाद, इतना अच्छा वायुमंडल है, इतना अच्छा वातावरण है, इस बात का धन्यवाद। तो प्रकृति को धन्यवाद देने की कहानी जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों में है, और सामवेद उसको गाता है। यजुर्वेद उसकी पद्धति बताता है कि यज्ञ कुंड कैसे बनाओगे और क्या करोगे और आहुतियां किस प्रकार से दोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर वेदों में है। लेकिन लोगों को स्वाद आ गया मांस का, तो बलि देने लगे, यज्ञ में बलि देने लगे तरह तरह की। तो जब बलि प्रथा आई और ये सब चीजें आई, तो फिर महावीर और बुद्ध को चिढ़ हुई। उन्होंने कहा ये पंगा है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सब लिखा नहीं है। बोले हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन तुम्हारे वेदों को नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक धर्म नहीं है। महावीर और बुद्ध सबसे पहले खड़े हुए थे, देखा जाए तो। सनातन धर्म, या जिसको आर्ष धर्म हम लोग मानते हैं, प्राचीन धर्म, वैदिक धर्म जिसको कहते हैं, उसके अगेंस्ट सबसे पहले कौन खड़े हुए थे? बुद्ध और महावीर। उन्होंने कहा ये गड़बड़ है, ये हिंसा कहां से आ गई, करुणा होनी चाहिए। देवता तो बहुत अच्छे हैं, स्तुति बहुत अच्छी है, धन्यवाद दे रहे हो ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसने तो मांगा नहीं बकरा, उसने तो मांगा नहीं गाय, उसने तो किसी पशु को नहीं मांगा, आपने तो काट के डाल दिया उसको हवन में, क्योंकि प्रसाद के रूप में तुमको खाना है, उसको भून जाएगा, तुम खा जाओगे उसको। ये क्या नाटक चला रखा है? और ये तंत्र मंत्र कब से करने लगे हो? और ये जादू टोना कहां से आ गया? और ये डर क्यों दिखाने लगे हो लोगों का कि ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, और ये इसका यूं हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, और इससे ये हो जाता है और उससे ये हो जाता है। ये सब नहीं चलेगा। और उन्होंने आवाज उठाई और वो सक्सेस हुए, लोग उनके साथ हो गए। जो भी बुद्धिमान थे, जो भी पढ़े लिखे थे, समझदार थे उस समय में, उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, ये बकवास है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पनप गए। आ गया ना समझ? मोहम्मद साहब का जो क्षेत्र था अरब, वो लोग ज्यादा अंधविश्वासी थे, ज्यादा पूजा पाठी थे। उन्होंने अंधानुकरण और ज्यादा कर लिया। उन्होंने कहा अच्छा मतलब पूजा पाठ करने से ये होता है, तो उन्होंने कर्म करना ही छोड़ दिया, वो पूजा पाठ में ही लग गए। 24 घंटे पूजा पाठ, 24 घंटे पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, घंटी बजाना, अगरबत्ती का धुआं निकल रहा है चारों तरफ से, कोई काम ही नहीं कर रहा। बहुत बुरी स्थिति। और वो जाते थे यरूशलेम में, तो ईसाइयों को देखते थे कि उनके यहाँ तो केवल संडे को चर्च में जाते हैं, बाकी काम करते हैं, और आर्थिक रूप से बहुत उन्नति हो गई, जो मुश्किल से 500 साल पुराना धर्म था। बोले उन लोगों ने सब बंद कर दिए ये सब, और उनका तो बहुत सिंपल है, वो तो
प्रेम में विश्वास रखते हैं, करुणा में रखते हैं और लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, बस कॉपरेशन। उनकी सोसाइटी का एक ही मूल मंत्र है, कॉपरेशन, सहयोग। और देखो वो कितना, मैं तो यरूशलेम में सुन के आता हूँ उनके प्रवचन, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मोहम्मद साहब जाते थे यरूशलेम, तो वो देख के आए, बोले उनका तो दिमाग खुल गया, बोले यार कमाल है। और मेरे यहाँ के लोगों को देखो, तो उन्होंने मक्का के लोगों को कहा, मक्का के लोगों ने पिटाई करना शुरू कर दी, उनका धर्म के खिलाफ बात करते हो। तो मोहम्मद साहब की भी पिटाई, क्योंकि क्रांतिकारी बात कर रहे। उन्होंने कहा देखो मैं एक सुझाव देता हूं, ये जो तुम 24 घंटे पूजा पाठ करते हो उसके बजाय 5 बार कर लिया करो, तो थोड़ा ये वाला सब छोड़ो, कुछ डिफरेंट करो। तो वो दरअसल एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, सोशल रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। और ये जो हजार पत्नियां होती, किसी की 100 पत्नियां होती, तो उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा 4 शादी कर लेना, मतलब इस टाइप से कर लेना। लेकिन ये तो कतई मत करो, तुम इसी में लगे हुए हो, बस बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ है, यही सब। और दान भी दिन भर दान वान नहीं, 3-4 तरह के दान बता दिए। तो इस्लाम के कुछ बेसिक उन्होंने नियम बनाने की कोशिश की, वो उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से। अब तो हमारे पास शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब 4 पत्नी की आवश्यकता नहीं है। ये तो धर्म में सुधार होना चाहिए, जो धर्म डायनेमिक नहीं होता उसकी फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है, वो धर्म वाले पिछड़ जाते हैं। वो तो अरब में तेल के कुएं निकल आए, और तेल के कुओं में से जो है महंगा तेल उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और वो उनको तेल निकालना भी नहीं आता, वो भी बाहर से लोगों को बुला करके वो तेल निकलवा लिया और उसको महंगा बेचना शुरू किया। उससे थोड़ी सी अमीरी आ गई। नहीं तो इस्लाम तो ऊंट पे रहने वाले, और वो खलीजीज बोलते थे ना उनको, तो बहुत ही गरीब और बहुत ही दयनीय स्थिति वाले लोग थे। इस्लाम वाले कभी भी अमीर नहीं रहे, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां और आदतें ऐसी थी कि वो हमेशा गरीबी में रहते थे। और जो एरिया था वो तो डेजर्ट था, ऊंट चराते थे, वहां कुछ होता भी नहीं, खजूर के सिवा कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं था। यही हालात अफगानिस्तान के हैं कि वहां ड्राई फ्रूट है, कुछ चीजें हैं, और अब ऑयल और ये कुछ नेचुरल चीजें, लिथियम वगैरह वो निकल रहा है, तो इस वजह से सबकी नजर है। और वहां पे भी कुछ भी नहीं है, तो वहां की आर्थिक स्थिति भी इकोनॉमिक वैसी नहीं हो सकती। तो मोहम्मद साहब को दया है कि ये लोग मर जाएंगे सब, क्योंकि वो एक रईस महिला से उन्होंने शादी की थी, विधवा थी, और उसके कारोबार के सिलसिले में वो जाते थे, तो खुद तो अच्छे से होटल टाइप जो भी उस जमाने में होता होगा उसमें ठहर जाते थे। खाना पीना उनका तो दूसरों से अच्छा ही रहा होगा, और उनको सब लैंग्वेज भी समझ में आती थी, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और अब्राहम, इसीलिए अब्राहम जो रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन, उसमें तीनों माने जाते हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, क्रिश्चियन। ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन कहे जाते हैं, क्योंकि तीनों के पैगंबर और पुरातन वो आप देखोगे तो वो कॉमन मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये सुधारवादी चीजें रही है, रिफॉर्म वाली चीजें रही है। रिफॉर्म हमेशा होते रहने चाहिए। महादेव गोविंद रानडे ने कहा कि जो धर्म अपने अंदर बदलाव नहीं लाता वो कालांतर में नष्ट हो जाता, धीरे धीरे वो धर्म नष्ट हो जाता है। बदलाव लाना बहुत जरूरी है, परिवर्तन के बिना आपका विकास नहीं हो सकता। परिवर्तन लाना पड़ता है समय के हिसाब से, युगानुकूल परिवर्तन, युग जैसा है वैसा परिवर्तन लाना पड़ता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से लाना पड़ता है। साइंस में जब सुविधाएं हो जाएगी, आप हमारे यहाँ गए थे तो हम देखो ऑनलाइन दीप यज्ञ हो गए थे, अभी ऑनलाइन अंतिम संस्कार हुए थे समय के साथ परिवर्तन आया ना, काम चल गया। क्योंकि अंतिम संस्कार जहां हो रहा है वहां आपको नहीं ले जा सकते, कोरोना हो जाएगा आपको, तो वहां शूट करके किसी ने दिखा दिया, लाइव चला दिया उसने, यहाँ बैठे बैठे लोगों ने प्रणाम कर लिया। अब देखा जाए तो ऐसे प्रणाम नहीं हो सकता ना, मिलना तो जरूरी। दूर का रिश्तेदार भी हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती, नहीं वहां तो जाना पड़ेगा, जाना बहुत जरूरी। यहाँ बेटा बाप के पास नहीं जा रहा, बाप बेटे के पास नहीं जा पा रहा है। और यहाँ हम आम दिनों में क्या सोचते हैं, अपने पिता को मनाओ आप कि नहीं अब वो चले गए, 10 दिन भी हो गए, नहीं बेटा वो जाना पड़ेगा, अपने बहुत क्लोज रिलेटिव थे, और जबकि आपने उनको देखा भी नहीं होगा कभी, तो भी पिताजी के लिए जाना बहुत जरूरी है। फिर वो जाते हैं और कई बार रास्ते में ऐसे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, और कितनी खबरें सुनते हैं कि वो एक मरने वाले के उसमें जा रहे थे और खुद भी मर गए। कितनी खबरें, और कितना रिजिड सिस्टम है हमने, कितना बनाया हुआ, लेकिन समय बदला तो सब कुछ बदल गया। इस कोरोना में तो बदलाव की आवश्यकता को और उसके महत्व को बहुत अच्छे से लोगों ने समझाया है कि कितना किस हद तक बदलाव हो सकता है।
बहुत जबरदस्त हद तक जाकर के बदलाव हो सकता है। यानी कोई मर जाए तो जाने की जरूरत नहीं है किसी की शादी हो तो तुम कर लो, बहुत अच्छी बात है, हम व्हाट्सएप कर लो भैया, तुम ही 4-5 लोग मिलके कर लो ना, अपने घर घर के लोग मिलके कर लो। 5-5 लोगों ने मिलकर भी शादी की है ना, इसका मतलब सब कुछ हो सकता है। गुरुजी तो बहुत पहले बोल रहे थे, उनके प्रवचन में आता था 5 आदमी तुम चले जाओ, 5 आदमी वो आ जाए, आदर्श विवाह करा देते हैं। हमारे यहाँ हरिद्वार आ जाओ, हवन कुंड यहाँ है। आदर्श विवाह किसे कहते हैं? 5 लड़की वाले आ जाएं, 5 लड़के वाले आ जाएं और हम यहाँ विवाह करा देंगे। माता जी के चौके में भोजन बनता है, भोजन खा लो। आपको लगता है कुछ मिठाई है तो उसमें मिठाई रखवा देंगे उस दिन। ये हो गया काम, आपकी शादी हो गई। हींग लगे न फिटकरी, रंगाए चौका, वो बहुत अच्छे से गुरुजी बताते थे अपने प्रवचन में। कोई नहीं मानता था, अब सब मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते बनाई। तो रिफॉर्म कभी कभी जबरदस्ती होता है, समय करता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट और यूनिवर्सलिज्म, 2 चीजें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए और सार्वभौमिकता भी होनी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तो सभी धर्मों में बदलाव आना चाहिए। लेकिन कुछ धर्म वालों ने क्या कर लिया कि हमारे इसमें ये लिखा हुआ है तो यही लिखा हुआ है, बस वहीं जाकर के वो तालिबान जैसा, तो इसीलिए कंपेयर करने लगते हैं कि तुम भी तालिबान जैसे, तुम भी तालिबान जैसे, क्योंकि वो भी लिखा हुआ मानता है और वो भी कट्टर है और वो भी उससे विचलित नहीं होना चाहता और वो भी सुधार नहीं चाहता, वो बदलाव नहीं चाहता, वो डायनेमिक नहीं है, इसलिए वो कट्टर है, रिजिड है। तो जो कट्टरता है वही तो है ना, वही प्रॉब्लम है कि लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ उस समय कहां था? अभी तो डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था लोगों ने। अधिकांश लोगों का अंतिम संस्कार मुसलमानों ने, और जो मेहतर और हरिजन जो होते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो सब एससी के होते हैं, शेड्यूल कास्ट के, जो नाली साफ करने वाले और झाड़ू लगाते हैं, ऐसे लोग जो हैं उसको, उस जाति से जो आते हैं, उन लोगों ने अंतिम संस्कार किए, क्योंकि वो तो डेड बॉडी को कोई हाथ ही नहीं लगाने को तैयार था। तो फिर उसकी तो कपाल क्रिया का क्या हुआ और उसका पूरा प्रोसीजर का क्या हुआ, और सब मिक्स भी हो गया। जबकि गांव में आप देखेंगे कि ये ब्राह्मण का शमशान है, ये इसका जातिवाद शमशान होता है, दलितों का शमशान अलग होता है, वो उस जगह पर जला दे तो खून खराबा हो जाता है। और यहाँ पर कौन जल रहा था अभी? तो जातिवाद भी समाप्त हो गया। 4-5 बार और आ जाए ऐसे वायरस तो पूरा सोसाइटी जो है होमोजिनस हो जाए, है ना। सारा ये तो आपने देखा है ना, हम तो पहले भी बोलते थे, वायरस की बात हम पहले भी करते थे, पेंडेमिक की बात पहले भी करते थे, क्लास से ये जो नहीं आया उससे पहले करते थे। मेरा तो टॉपिक ही रिसर्च का यही था, ज़ोनोटिक डिजीज, जानवरों से कैसे बीमारियां जो है मनुष्यों में पहुंचती है, और मैंने उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, उसी से जोड़ के देखा हुआ था, कंजर्वेशन से ही जोड़ के देखा हुआ था कि पर्यावरण का हम जितना ज्यादा संरक्षण करेंगे ऐसी चीजों से बचते रहेंगे। हम कब से बोल रहे थे कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी और स्पीशीज सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, स्पीशीज कम होगी, आपका इंक्रोचमेंट यदि फॉरेस्ट में जाएगा तो डेफिनेटली वहां से निकल करके कुछ वायरस इधर आएंगे। क्लाइमेट चेंज के साथ जो वायरस दब गए हैं और आइस शील्ड के नीचे हैं, आइस शीट्स के नीचे हैं, अब वहां से अगर कोई निकल करके आ गई डेड बॉडी, 400 साल पुरानी है, 4000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, 1 लाख साल पुरानी, 3.5 लाख साल पुरानी, क्योंकि वायरस जो है वो हमसे कई गुना पहले से मौजूद है। कई गुना पहले से मतलब मैंने आपको घड़ी जो बताई थी 24 घंटे की, तो हम 11:12 बजे मान लिया जाए इस पृथ्वी का निर्माण हुआ रात को, तो फिर से रात को 12 बजेगी 24 घंटा, तो 11:55 के आसपास हम लोग हैं। हम लोग कहाँ हैं? 11:58-59 के आसपास हैं। यानी रात को इस पूरे पृथ्वी की उम्र को यदि 24 घंटा मान लिया जाए, तो रात को 12 बजे यदि पृथ्वी का जन्म हुआ, तो हम लोग कब जाकर के पैदा हुए? मनुष्य जाति कब आई? मनुष्य जाति 11:58 के आसपास, यानी 2 मिनट हुए हैं अभी हमको इस धरती पे पैदा हुए। और वायरस कब आ गया था? जब 4 बजे थी सुबह की, 4 बजे थे तब वायरस आ गया था, प्रोटो वायरसेस थे। तो हम तो बहुत नए सदस्य हैं यहाँ, जैसे हम रोहिंग्या को नहीं आने देते कि भारत हमारा है, हम पहले आए हुए हैं, रोहिंग्या बहुत बाद में आ रहे हैं। जबकि वो बोलते हैं नहीं, जब हम गए थे ना यहाँ से तब ये इंडिया ही था, क्योंकि म्यांमार बर्मा किस में था? इंडिया में था, अंग्रेजों के पास था। वो बर्मा तो बाद हम भारत से ही तो गए थे,
क्योंकि अभी जैसे मान लिया जाए कोई भगवान न करे तो हम लोग तो अखंड रहेंगे, कुछ न हो, लेकिन हम किसी ऐसे स्टेट में चले जाएं जो भविष्य में अलग हो रहा हो तो फिर क्या होगा? हम तो भारत में ही सही गए थे, भारत के नागरिक हैं, अब वो अलग हो गया, फिर क्या आप कहेंगे? तो फिर तभी तो हम अखंड भारत की बात करते हैं। जब आरएसएस को आप सुनते होंगे बात करने के लिए अखंड भारत, पर हम चाहते हैं मनुष्य विहीन केवल लैंड हमको मिल जाए वहां के मनुष्य न मिले। पाकिस्तान वाले खाली कर दें, कहीं पे भी जाएं, उनकी मर्जी है, मर जाएं, कूद जाएं, खप जाएं, है ना। बांग्लादेश वाले खाली कर दें, अफगानिस्तान खाली कर दें, बर्मा वाले खाली कर दें, और सब खाली कर दें, और फिर पूरा जो लैंड है वो हमको दे दें, और फिर हम वहाँ खेती करें, वहाँ की नदियों से पानी निकालें, और वहाँ खोद के मिनरल्स निकालें, और फिर हमारे लोग यहाँ जो जनसंख्या जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है वो वहाँ जाके बस जाएं, और हम सब खाली खाली हो जाएं, बिल्कुल एकदम। हर आदमी बस में से चाहता है, धक्का देना चाहता है किसी को, वो चाहता है मैं अकेला बैठ जाऊं। ट्रेन में भी होता है, सीट खाली होती जाती है, वो पाँव फैलाता जाता है, पूरी सीट हो जाती है, फिर सो जाता है ना। और फिर कोई नया आता है, बहुत मुश्किल से उससे जगह निकालना बहुत मुश्किल होती है उसको कहते हैं भाई बैठने की जगह, बैठ भी जाओ, ऐसा भी क्या है। फिर उसको लोग धक्का देते 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 उसको चिपका देते हैं उधर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है उसकी, और फिर ज्यादा हैकड़िक करता है, बहुत ही जबरदस्त धक्का दिया जाता है उसको, है ना। ऐसा होता है। तो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैंने आपको एक घटना बताई थी, ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था, और वही सीट होती है तो आपको पता है वो खोलना होती है, तो उसकी सहमति बहुत जरूरी होती है नीचे वाले की, नहीं तो मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो दो अम्मा थी, उधर से चली थी महाराष्ट्र से, और हम वही हरिद्वार जा रहे थे, तो वो चढ़े थे राजस्थान से, तो वो जो है हमारी सीट थी, उसके बावजूद हमको ना बैठने थे। तो मेरा एक साथी था, यार कमाल है, मतलब ये मेरा मित्र था, वो थोड़ा यूं तेज था पर मजा क्या भी था, तो वो जो है बड़ा बोलता था, यार इनको अम्मा को हम बोल रहे हैं कि ऐसा। तो हम रात भर परेशान रहे, कोई दरवाजे पे खड़ा रहता, कोई वहीं। अब उनका क्या कर सकते हो, वो इतना गुस्सा भी होती थी और गाली भी देती थी, मराठी में बोलती थी, समझ में नहीं आता था। पर अब बहुत भयंकर परेशान हो गए हम लोग। फिर सुबह जैसे हो गई तो वही मेरठ और दिल्ली जब क्रॉस होता है तो अप डाउन वाले आना शुरू करते, तो वो उन्होंने जो वहां पर आकर के उनको कहा साइड हो, साइड हो, साइड हो। उन्होंने जब कब्जा किया उस सीट पे, और वो जब पूरा, तो एक ने उनके अम्मा के पांव पकड़ के पूरा ही उनको बिल्कुल एकदम ऐसा चिपका दिया उसको पूरा। तो 3 घंटे तक जब हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, जैसे तैसे ऊपर चढ़े, तो फिर उन्होंने हमको देखा, मतलब बहुत पहले की बात है, 25 साल पुरानी बात है, 25 बल्कि 30। तो वो ये देख रहे थे कि कितने अच्छे लोग हैं कितने सभ्य लोग मतलब कमाल है, मतलब इनकी सीट थी, इनका रिजर्वेशन था, इनका रिजर्वेशन भी नहीं है, ये गलत तरीके से घुस आए हैं, हो सकता है इनके पास टिकट भी ना हो, है ना, उसके बावजूद इनका कितना आतंक है। तो ये होता है मध्य प्रदेश का आदमी, मालवा का ठीक है, मालवा के थे, तो मध्य प्रदेश का आदमी जो ऐसा ही होता है। और आप जब यूपी और बिहार के लोगों को देखते हैं, उन लोगों को, तो वो सब निकलवाना जानते हैं, ठीक है, वो अपना अधिकार छीन लेते हैं। तो ऐसे जो है, वही मैं आपको जगह बनाने की बोल रहा था कि ऐसे हम लोग चाहते हैं। अब रोहिंग्या को हम ऐसे जगह नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है, वो सीए एनआरसी के भी खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता नहीं है, बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं रहा, लेकिन आप सीए एनआरसी लेके नहीं आ सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि वहां अगर किसी हिंदू के साथ बुरा हुआ तो हम ले लेंगे, किसी सिख के साथ बुरा हुआ तो ले लेंगे, जैन के साथ बुरा हुआ तो ले लेंगे, बौद्ध के साथ होगा तो ले लेंगे, लेकिन अगर मुसलमान के साथ बुरा हुआ तो हम नहीं लेंगे। तो अभी अफगानिस्तान में वही वाकया हुआ कि वो जो सांसद थी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला था, तो वो वहां से भाग खड़ी हुई, तो दिल्ली के हवाई अड्डे पे वो 6-7 घंटे बैठी रही, अब उसको दूसरे देश जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के हम उसको ले नहीं सकते, तो हमने एंट्री बंद कर दी, इनकमिंग बंद कर दी, इमिग्रेशन भारत में नहीं हो सकता बाहर से किसी देश से। तो हम अफगानिस्तान से कितने लाए? 40-50 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग लेके आए। लोगों ने 1-1 लाख भी लिए, किसी ने 30,000 लिए, किसी ने 10,000 लिए, बहुत सारे हजारों में लिए, लाखों तक संख्या यूरोप में और पहुंच रही है।
अमेरिका ले रहा है, कनाडा ले रहा है। हम लोग भी दावा कर रहे थे, लेकिन हमने 50 से भी कम लोग लिए जो भारतीय नहीं है, खास करके अफगानिस्तान के हैं। और सीए एनआरसी चूंकि हमारे यहाँ है, तो अब आप बताओ, सीए एनआरसी की बात तो नहीं करता, लेकिन सीए के हिसाब से देखें तो वो उनको नागरिकता हम दे नहीं सकते, जबकि उसने भारत को वहां मदद की है, भारत के इन्वेस्टमेंट कराने में मदद की है, और भारत के आश्वासन पे उसने देखा जाए तो आगे बढ़ के भारत के साथ कंधे से मिलाकर, कंधा मिलाकर काम किया, भारत पे विश्वास किया। लेकिन आज कठिन परिस्थिति में जब वो हमारे हवाई अड्डे पे है, तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको किसी दूसरे देश में जाना पड़ा, जबकि वो सांसद थी, महिला थी और सांसद थी। क्या दिक्कत थी? एक तरह से मुसलमान थी, यही दिक्कत है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो भेदभाव नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावनाओं में जाओगे तो उस पर लिखा हुआ जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन भेदभाव नहीं करता। तो फिर हम कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे? ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जस्टिस इसको लेके बैठेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करेगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना हुआ है, वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करा, तुरंत स्ट्रक डाउन हो जाएगा। 1 मिनट का काम है उसको, लेकिन वो उसको मानता ही नहीं कि ये जो अर्जी है मेरे पास आई हुई है। जैसे किसी को कहीं जाना है, या आपने देखा कि कोई लड़का जो है बहुत बदमाश है, आपने प्रिंसिपल के पास शिकायत की कि इसने ये गलतियां की, गलतियों की लिस्ट दे दी, सबूत दे दिए, गवाह दे दिए। अब उसका तो रेस्टिकेट होना तय है, कॉलेज से, स्कूल से निकलना बिल्कुल तय है, पक्का। लेकिन प्रिंसिपल उस एप्लीकेशन को भी ले लेता है, गवाहों को भी, इसको वो एप्लीकेशन को ले लेता है, लेकिन ना गवाहों को बुलाता, ना सबूत देखता है, कुछ नहीं, और वो पटक देता है अपने ड्रॉवर में, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति का लड़का है और उसको वो निकालना नहीं चाहता, तो ड्रॉवर में पटक देता। अब वो उसको एंटरटेन ही नहीं करता, और जब उसकी डिग्री हो जाएगी या पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब वो हो सकता है उसको निकाले, तब निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है, न्यायपालिका का बिहेवियर जो है वो ऐसा है, इस वजह से वो टिका हुआ है। क्योंकि या तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा कोई अमेंडमेंट कर देंगे या बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन कर देंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का भी फेवर लिया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जो डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट की जो अभी तक की जो बिहेवियर है, उसका जो तरीका है, उसके आधार पर तो आप हिस्ट्री में जाएंगे तो उसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा नहीं सकता, प्रियम्बल के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो मानवता और मानव धर्म जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इन चीजों के आधार पे आप बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इनको आधार मानता है। आप कहेंगे नहीं, नागरिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। हाँ, नागरिक भी, लेकिन इंसान पहले। राइट टू लाइफ जैसी चीज जो है आर्टिकल 21 और नागरिकों को भी मिला हुआ है और सारे व्यक्तियों को भी मिला हुआ, पर्सन्स को भी मिला हुआ। इसलिए आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो दो तरह के हैं। नागरिकों के लिए बाहर के किसी व्यक्ति को यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिंदा रहने का अधिकार है भारत में। उसको बहुत सारी स्वतंत्रता मिलती है, उसकी जिंदगी आप नहीं छीन सकते। और फिर हम दूसरी तरफ बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, शरणार्थी की बात करे, शरणागत। हमारी पूरी कहानियां हैं पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, जिसमें कोई अगर हमारी शरण में आ जाए तो हम उसकी रक्षा करते हैं और धर्म मानते हैं शरण में आए हुए की रक्षा करना। यहाँ तक कि पशु पक्षियों की कहानियां भी है, इंसान की तो बात छोड़िए, कि कोई पशु पक्षी भी यदि आपके शरण में आ गया तो आपने उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। राजा शिवी की कहानी है, कई कहानियां ऐसी भरी पड़ी है, और वो आदर्श है हमारे हिंदू धर्म के, आदर्श भी है। और फिर हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारी कुटुंब है। और इंटरनेट ने तो ग्लोबल विलेज बनाई दिया, वैसे भी इंटरनेट के हिसाब से भी वसुधा कुटुंब है और हिंदू धर्म के हिसाब से भी वसुधा कुटुंब है। तो जो यूनिवर्सल वर्ड मैंने आपको शुरू में बोला था क्लास की शुरुआत में, वो यहां से निकल करके आता है, वसुधा, पूरी वसुधा, वसुधैव कुटुंब।
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय में और इसके स्टडी करते समय में क्या क्या भाव रखना है? पहला, यूनिवर्सलिज्म, यानी पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। इसीलिए तो आप अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात भी करते हो। अफगानिस्तान में आप इतना बांध बनाने में क्यों इंटरेस्टेड थे? यूनिवर्सिटी बनाने में क्यों इंटरेस्टेड थे? आप वहां पर संसद भवन क्यों बना रहे थे? आप तो इतने अमीर देश नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद करते हैं। बड़ा भाई जब होता है ना कोई, तो आपने देखा होगा कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उसके बावजूद वो कर्जा लेकर के भी बहन के बच्चों के लिए कुछ लाता है। अगर बहन के बच्चे की शादी है तो उस समय में नहीं है उसके पास कुछ, गुंजाइश भी नहीं है। चाहे वो कर्जा ले, लेकिन बहन के बच्चों के लिए कुछ करता है, छोटे भाई के बच्चों के लिए कुछ करता है। या घर परिवार में कहीं कोई संकट आ जाता है तो जो बड़ा होता है वो, आप कहोगे हमारे पास तो है नहीं, तो चाहे हम कर्जा लें लेकिन हम करते हैं। तो ये भाव होता है पड़ोसियों के साथ करने का। तो हम लोग जो अफगानिस्तान के साथ क्यों कर रहे थे, अभी तक ये कर रहे थे, तो अचानक से भाव क्यों बदल गया? क्योंकि रिजिम चेंज हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आपको गलत लग रहा था, ऐसा कुछ ठीक होने वाला नहीं था। ये तो होना ही था कि कोई दूसरा देश कब तक संभालेगा किसी देश को। और जैसे ही वो होगा तो तालिबानी तो वो तो ज्यादा आतंकी हैं, ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा एग्रेसिव हैं, ज्यादा उग्र हैं, कट्टर हैं, वो किसी हद तक जाएंगे। इसलिए लोगों ने इस बार सरेंडर ही कर दिया, प्रतिशोध ही नहीं लिया। अब जाकर के आंदोलन हो रहा है, लेकिन शुरू में आपने देखा है कि उनको काबुल तक पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन हम तो कर रहे थे वहां, फिर भी कर रहे थे। तो पहले किस भाव से करे? वसुधा को कुटुंब मान करके ही कर रहे थे। आपको लगता है नहीं नहीं हमको वहां से बहुत पैसा आने वाला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज हमने पैसे के लिए नहीं की। हमने जब एम्बुलेंस दान की, हमने जब वहां पर मेडिकल स्टाफ भेजा, जब हमने वहां हमारे इंजीनियर्स पहुंचाए शुरू में, तो पैसे का भाव नहीं था, व्यापार का भाव नहीं था। ये कुछ देशों का हो सकता है, चीन का भाव होता है जनरली व्यापार करने का, चीन का होता है। लेकिन अब हमारे सामने बहुत लिमिटेड चीजें हो गई, क्योंकि हमने तीनों के साथ बिगाड़ रखा है। श्रीलंका के साथ बिगाड़ रखा, खुद इकोनॉमिक इमरजेंसी में फंसा हुआ है, बुरी हालत है श्रीलंका की भी। राजपक्षे ब्रदर्स ने खुद नहीं आफत मोल ले ली। लेकिन हमने श्रीलंका के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं रख रखा। नेपाल के साथ हम लोगों ने ब्लॉकेट वो पूरा किया था उस समय में, याद है आपको। और भूकंप के समय में भी और बाद में भी, जब मदेशी वाला वो हुआ था तब भी, वहाँ की डेमोक्रेसी के और जो कॉन्स्टिट्यूशन का मसला हुआ उसमें भी, तो हमने जो है उसके साथ असहयोग किया। उससे नेपाल नाराज है। बांग्लादेश के साथ थोड़े ठीक रिश्ते हैं, लेकिन और मजबूत हो सकते हैं। तीनों चाइना के बहुत नजदीक हैं, तीनों प्रो चाइना है। एंटी इंडिया नहीं कह सकता मैं, लेकिन प्रो चाइना है। और अफगानिस्तान के हालात तो ऐसे हैं ही हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती संभव नहीं है। तो पड़ोसियों के साथ आपकी मजबूरी है, अब मजबूरी है आपकी कि आपको पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाला जो मसला है, और जो मैं वसुधैव कुटुंबकम बोल रहा था, यही मैं कह रहा था कि यूनिवर्सल नेचर है। तो अब भारत की मजबूरियां बहुत बड़ी हैं। पहले हम कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे, अपनी शर्तों पे जी रहे थे। बाहर में जाओ, तुम हमारी बात नहीं मानते। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते। एकला चिलोरे वाली नीति नहीं चल सकती। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन। अफगानिस्तान में तालिबान का आना बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये पाकिस्तान के लिए कुछ गेन है नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कट्टरवादी और आतंकवादी जो होते हैं वो किसी के नहीं होते। जनता को, पॉलिटिशियंस को एक बार फायदा हो सकता है, लेकिन जनता को फायदा नहीं हो सकता, कंट्री के तौर पे फायदा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो कुछ मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें जो है मैंने उससे जोड़ करके बताई, तो आपका दिमाग खुलेगा। दरअसल अभी तक आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें जो पढ़ना है ये हमको टॉपिक वाइज इस तरह से पढ़ना नहीं, उसके मीनिंग निकालने पड़ेंगे। आप उन शब्दों के मीनिंग निकालने पड़ेंगे, इक्वालिटी के मीनिंग निकालना पड़ेंगे, फ्रीडम के मीनिंग निकालना पड़ेंगे। और खास करके आप यूएस से कंपेयर करेंगे तो फिर बहुत ही अलग हो जाएगा। और उस यूएस वाले को यदि वेदों से जोड़ोगे तो फिर वो मिलेगा, वही था वैदिक सभ्यता में, वही था। इसलिए आर्य समाज वाले जो है, दयानंद सरस्वती बैक टू वेदास की बात करते, बोलते थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो, मतलब फिर आप वो यूएस स्टाइल में पहुंच जाओ।
वो बहुत ओपन सोसाइटी थी, रिजिड नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, काफी ओपन था और लोगों के पास स्वतंत्रताएं बहुत थी, वो एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। तो वैदिक सभ्यता में ये सब चीजें नहीं थी, उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, इंटरचेंजेबल वर्ण व्यवस्था थी। तो या फिर उसमें चले जाओ, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम गुप्त साम्राज्य के समय का हिंदू धर्म चाहते हैं, जो महिलाओं के प्रति बहुत खिलाफ है, जो जाति व्यवस्था को मानता है, जो पोंगा पंडित को और उनको मानता है, जो वाकई में उसको नहीं मानता, धर्म के यथार्थ को नहीं मानता, धर्म के जो आध्यात्मिक दर्शन है उसको नहीं मानता। जो डॉक्टर राधाकृष्णन की आज जयंती है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो उपनिषदों के प्रति जो भाव रखते थे, उपनिषदों का जो लेवल है वो पूरा का पूरा आपके डेमोक्रेसी के जैसा है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करता है। अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उपनिषद, आप एक दूसरे को मिला देंगे तो अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये कुछ अलग बात हो रही है, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, यूनिवर्सलिज्म की बात करता है। उपनिषदों को सबसे शानदार ग्रंथ माना, इसलिए स्वामी विवेकानंद को हम कई बार आगे रखते हैं और वो सिर्फ उपनिषदों को मानते हैं। इनको वेदांत कहा गया है, ये वेदों से भी श्रेष्ठ है, वेदों से भी 10 कदम आगे। वेद जिन चीजों की अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाते, ये उससे आगे है। जैसे ब्रिटिश भारत में कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो बहुत अस्पष्ट था, चाहे वो सती प्रथा का अंत कर रहे थे, चाहे वो बलि प्रथा का अंत कर रहे थे, चाहे वो विधवा विवाह को प्रमोट कर रहे थे, विडो रीमैरिज को बात कर रहे थे। उनके यहाँ मेग्ना कार्टा बहुत पहले आ गया, 1215, यानी 13वीं शताब्दी में ऊपर मेग्ना कार्टा आ गया था, पहली बार मौलिक अधिकार। तो इसका मतलब ब्रिटेन तो बहुत आगे है। 1215 किसको कहते हैं, 13वीं शताब्दी में, जब हमारे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और ये आ रहे थे, यानी उस जमाने की बात है। अभी अभी महमूद गजनवी सोमनाथ तोड़ के गया था, उस समय की बात है कि वो मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे लोगों की, कि लोगों को मौलिक अधिकार होंगे। तो ब्रिटेन तो बहुत आगे था, लेकिन वो राजशाही में फंसा रहा। उनके यहाँ रॉयल फैमिलीज को ऊपर मान के चलना, और हम लोगों ने क्या कहा, हमने किसको लिया, हमने वी द पीपल। 200 साल पहले यूएस ने कहा वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब यूनाइटेड नेशन चार्टर आया तो उसने क्या था, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, हम सब दुनिया के लोग। ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर बोलता है। तो हमारी सोवरेंटी वी द पीपल से आती है, लोगों से आती है। हमारे संप्रभु हमारे ऊपर कौन है, हम किसके आदेश का पालन करेंगे, किसी क्वीन का नहीं करेंगे, कोई रॉयल फैमिली नहीं होगी। मेग्ना कार्टा चाहे तो 1215 में आ गया, और मेग्ना कार्टा बहुत पहले आ गया, 800 साल हो गए, लेकिन वो सोवरेंटी जो है वो धारण नहीं कर पाए, जनता में सोवरेंटी को धारण नहीं कर पाए। आज भी उनकी सोवरेंटी क्राउन में है, उनके लिए क्राउन इंपॉर्टेंट है, और हमने वो उतार फेंका 47 में। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारी सॉवरेंटी हमारे ही भीतर है, हम ही हैं। हम बाहर किसी से आदेश नहीं लेते, बाहर से किसी भी प्रकार का कोई आदेश हम धारण नहीं करते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमको क्या करना है हम ही लोग तय करेंगे, हमारी संसद में बैठ के तय करेंगे, हमारे चुने हुए लोग करेंगे, हमारे लोग, उन लोगों को हम ही लोग चुन के भेजेंगे कि हमारे लिए वहां जाके क्या करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपको प्रस्तावना पढ़ते समय आना चाहिए कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये जब आप पढ़ रहे हो तब ये भाव आना चाहिए पढ़ते समय कि हम बाहर से आदेश नहीं लेते, इस बाउंड्री से बाहर आदेश नहीं लेते, हम ही लोग तय करते हैं कि यहां क्या होगा। अब कोई ब्रिटेन से आदेश नहीं आएगा, वहां से चार्टर नहीं आएगा, आज्ञा पत्र बाहर से किसी राजा का नहीं आ सकता। तो जब आप ये भाव करते हो तो फिर आप ट्रंप का प्रचार करने नहीं जा सकते, या ट्रंप को यहां बुला करके उसका प्रचार नहीं करते, क्योंकि आप अपनी संप्रभुता को खो रहे हो। उसका प्रचार करने की वजह से उसमें ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अच्छा क्लोरोक्विन नहीं भेजोगे तुम हमको,
उसकी लैंग्वेज देखी थी ट्रंप की, इतना क्लोरोक्विन भेज दो, फिर यहाँ से कुछ आनाकानी हुई कि नहीं नहीं यहाँ जरूरत है। उस समय लग रहा था कि इसी से इलाज होगा कोरोना का, बाद में पता चला उसका कोई मतलब नहीं, उसने कहा ठीक है मत भेजो क्योंकि उसके वहीं मना कर दिया उसने, DGCI ने। तो हमारे यहाँ जो था वो क्या था, अच्छा नहीं भेजोगे, थोड़ा उसने आंखें तरेरी, लैंग्वेज चेंज की, क्योंकि हमने थोड़े समय के लिए सॉवरेंटी बेच खाई थी, उसको सुप्रीम बना लिया था। उसको कई बार आप ऐसा दोस्त बना लो कि जो आपके घर में आकर के आपका खान पान भी तय करने लग जाए, आपकी पत्नी को या आपकी माँ को आके बोल जाए अरे ये वाला मत खाया करो, ये क्या खाते हो, ये वाला तेल तो बहुत बेकार है, तो ये मैं अपने घर में रखता ही नहीं हूँ, हटाओ इसको। चलो मैं बोलता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, तुरंत वो किराना वाले को। ऐसा कोई दोस्त पकड़ लाओगे तो वो तो आपकी सॉवरेंटी खत्म कर देगा। ये बेवकूफी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंदिरा गांधी को कहा था उस समय में, जब बांग्लादेश पे हो रहा, हेनरी किसिंजर जो है वो लेके आ गया था बेड़ा, और बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना चाहता था, भारत से प्रोटेक्ट करना चाहता था पाकिस्तान की तरफ से। तो इंदिरा गांधी जो है बात ही नहीं करते थे US प्रेसिडेंट्स, और उसने रशिया से जो 1 साल पहले दोस्ती की थी, जो टाई अप किया था, उसने रशिया को कहा बोले ये आ रहा है, तुम अपनी नेवी भेजो, और हेनरी किसिंजर को ठिकाने लगाया था और वो भाग खड़ा हुआ था। वो काम आ गई थी रशिया की दोस्ती, और रशिया ने जो है अपनी नेवी भेज करके उसको खदेड़ा था, लेकिन उसको भाव नहीं दिया था। नहीं तो हस्तक्षेप करने आ जाते हैं लोग, थोड़ा आप दोस्ती के लिए बुलाओ किसी को घर में, हस्तक्षेप कर देते हैं। ये ऐसे जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, अगर इनको आप इस तरह का, इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की थी नेहरू ने, याद है ना आपको, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और आज क्या हो गया, नॉन अलाइनमेंट ही हो गया, मजबूरी में हो गया, क्योंकि अब आप चाइना से बात करने से रहे, US पे आज कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि US ने जो वादा किया वो निभाया नहीं। अभी अफगानिस्तान में हालात देखे कि वो तो तुरंत चल पड़ता है रातों रात। अभी कहा था सारे लोगों को निकालेंगे, ये करेंगे, रात को 12 बजे भाग गए एकदम से। तो US विश्वास करने लायक नहीं रहा, और रशिया चाइना की गोद में जाके बैठ गया। तो आपका नॉन अलाइनमेंट हो गया कि नहीं? तो नेहरू ने जो 1950 में नीति बनाई थी, वो मजबूरी में आपको फॉलो करनी पड़ रही है अभी, जबकि उसने इस देश के लिए बनाई थी कि हमारा देश थोड़ा सा अलग प्रकार का देश है, हम किसी के साथ जुड़ के नहीं रह सकते। तो मोदी जी 4 साल तक पूरे तमाम देशों में यात्राएं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं टिक रहे थे ना, यहाँ पूरा फेल हो गया, पूरा पॉलिसी, पूरा फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो गया। और जिसे 16 बार मिले थे चीन के राष्ट्रपति से, 16 बार उसने आक्रमण कर दिया सीमाओं पे, और हमारी जगह छीन ली, और वहां पक्का निर्माण करके रख दिया, और हमारे अंदर आके बैठा हुआ है, जिसे 16 बार मिले। इससे ज्यादा बड़ा फेलियर और क्या होगा? बहुत भयंकर हालात खराब है। तो ये दयनीय स्थिति जो आती है हमारे निर्णयों से आती है, क्योंकि आप प्रियम्बल को जब पढ़ते नहीं हो, उसका मीनिंग नहीं निकालते हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता आप में। प्रियम्बल ढंग से पढ़ा होता, पहली लाइन भी कि भारत एक लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तुम कौन? हम सोवरेन, हमारी जनता हमको बताती है कि क्या करना है, तुम कैसे बता सकते हो? वो ठंडा हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस देख के सामने वाला ठंडा होगा ना। आप कमजोर पड़ोगे, दयनीय स्थिति आपकी, आप इंप्रेस हो उससे, आप ललचाते हो कि आपको वो बुलाए गेस्ट के तौर पे, आप जाना चाहते हो वहां पे उसके घर पे खाना खाने के लिए, तुम तुम्हारे हम हमारे, काम तो कोई नहीं आया, कोई भी काम नहीं आया। और महामारी में तो और ज्यादा स्पष्ट हो गया। अब आपको प्रस्तावना और करंट अफेयर समझ में आ रहा है? ये लेवल होना चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में, जो जो लिखा हुआ है वो बाहर दिखना चाहिए न्यूज़पेपर में। एक एक न्यूज पढ़ते जाइए, वो आप अपनी प्रस्तावना से मैच करते जाइए। CA आ रहा है, NRC आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे पहले जो चल रहा था उससे पहले। इसलिए आप उन सिद्धांतों से जब विचलन करोगे तो फिर बाद में मुंह की खानी पड़ेगी, आपके कचरे होंगे। और अज्ञानी समुदाय जरूर आपको प्रेस कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, वो संविधान को जानता नहीं, उन्हें पहली लाइन भी नहीं पढ़ रखी प्रियम्बल की, नहीं तो आपको तो टोटल रिजेक्ट कर देता हो। आप 2 कौड़ी के आदमी नहीं हो उसके सामने,
क्योंकि वो जानता है कि तुम क्या हो, पर लोग पढ़ते नहीं है, आलसी हैं, पढ़ते नहीं, ये सब होता जाता है और विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में नाम आ जाता है। ये और दुर्भाग्य हो जाता है। सबसे अज्ञानी और सबसे असफल व्यक्ति का नाम सबसे सफल लोगों में चला जाता है। इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है? ये राष्ट्रीय शर्म की बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मूल सिद्धांतों को सीधा दत्ता बता दिया गया। तो एक एक सिद्धांत को पढ़ते जाइए, मजा आता जाएगा आपको। भाईचारा, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को बाद में जोड़ा गया। कई लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म को बाद में जोड़ा है। मैं बता रहा था ना आपको कि जितने भी आर्टिकल हैं उन सारे आर्टिकल में सेक्युलरिज्म है। एक एक आर्टिकल से सेक्युलरिज्म झलकता है, सारे आर्टिकल में सेक्युलरिज्म, क्योंकि सभी में ये लिखा हुआ है कि कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किन किन आधारों पे नहीं करेगा, जेंडर, कास्ट और रिलीजन और सब लिखा तो है। आप आर्टिकल पढ़ते जाओ, लिखा हुआ है, तो उसका क्या मीनिंग निकलता है? भेदभाव नहीं करेगा मतलब क्या निकलता है? यही मतलब निकलता है ना, सेक्युलरिज्म ही तो निकलता है उसका। सेक्युलरिज्म कोई अलग से थोड़ी लिखना पड़ेगा, वो तो लिखा फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि इस चीज के ऊपर बहस होगी, कुछ लोग अपने अर्थ निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, नियमों के हिसाब से चलना हमेशा अच्छा होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि सड़क पे तेज गति से बाईं तरफ से ये भी 80-100 की स्पीड में निकलेगा, वो भी निकलेगा। ये जो सामाजिक समझौता दोनों के लिए फायदेमंद है, उसके लिए भी और इधर वाले के लिए भी। आप कहोगे कि हम ऐसे नियम को ही नहीं मानते, तो ठीक है, आप आज बच जाओगे संयोगवश, क्योंकि वो इधर नहीं आ रहा। लेकिन आप जब ऐसे नियमों को ही नहीं मानते, ऐसे नियम ही नहीं है, समझौते को ही नहीं मानते, तो फिर दुर्घटनाएं बहुत होंगी, टकराना बहुत हो जाएगा और अनावश्यक जो है हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी, जबकि सब लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते थे। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, समझौता होना बहुत जरूरी है। समझौते की शर्तों को सबको मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझौता आप फिर से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतने एनलाइटेंड लोग नहीं ला पाओगे। वो तपे तपाए लोग थे संविधान सभा में। वो स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा, एक और वर्ड लिखो, स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा जब आप फॉलो करोगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक सेक्युलरिज्म, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक यूनिवर्सलिज्म, मैंने अभी बताया था आपको। उसका नेचर कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। नेचर कैसा होता है? सार्वभौमिक नेचर होता है, सभी के लिए होता है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई सा भी उत्तर आप लिखना कभी भी मेंस में, खास करके मेंस में जब आप उत्तर लिखने जाओगे, तो उस मेंस के उत्तर में इन चीजों का ध्यान रखना। आपका टिल्ट इधर की तरफ होना चाहिए, ये जो बातें लिखी जा रही। और चौथी बात कौन सी लिखवाई मैंने अभी, जो अभी अभी जस्ट लिखवाई मैंने आपको? साइंटिफिक टेम्परामेंट, यूनिवर्सल, सेक्युलरिज्म, और एक अभी निकल के आया था ना, मैंने बताया था, लिखो। हाँ, सॉरी, हाँ, स्वतंत्रता संघर्ष की ऊर्जा, यस। अब आपको जब भी कंफ्यूजन आए लिखने में कि क्या करना है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों की तरफ चले जाइए। तो मैंने आपको उसमें ब्रैकेट में गांधी कर लीजिए। स्वतंत्रता संघर्ष का 80% मतलब गांधी होता है, उसके सिवा कुछ नहीं। स्वतंत्रता संघर्ष में से गांधी को निकाल दो, 0 हो जाएगा। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में से अगर गांधी को निकाल दोगे, तो आदर्श नाम की अगर कोई चीज है स्वतंत्रता संघर्ष में, तो वो गांधी है। पहला लेक्चर दिया था शायद, याद हो, वो ऊर्जा। तो गांधी के आदर्श, गांधीयन फिलॉसफी, गांधी का दर्शन, उसकी तरफ झुक जाओ, तो राम राज्य की तरफ भी ले जाता है, वो गोहत्या से भी रोकता है, तो वो शराबबंदी भी करता है। अधिकांश लोग जो गोहत्या रोकने जाते हैं, उसमें आधे से ज्यादा लोग तो शराब पिए होते हैं। तो ये आधा मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है। हम यहाँ गायत्री परिवार में तो हम लोग पूरा सीएम को और सबको वो ज्ञापन दे के आते हैं। अब यही मोदी जी, इन्होंने गुजरात में पूरा प्रतिबंध कर रखा है,
नीतीश कुमार ने बिहार में कर रखा, ये करते नहीं मध्य प्रदेश। यहाँ हम ज्ञापन दे के आते हैं, वो बोलते नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसा आंदोलन करते रहो। मैंने कहा करते रहो मतलब आप मानोगे नहीं तो बोले नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समाज को जगाना पड़ेगा। नहीं, समाज को क्या जगाना पड़ेगा? उन दोनों ने बंद कर दिया था, गुजरात में मोदी जी ने कर दिया, नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया, आप यहां बंद कर दो। कितना आसान है, आप ही के हाथ में है। पर ये नाटकबाजी है, करते नहीं हो। तो उसकी फिर कन्या विवाह करते हैं, निःशुल्क विवाह करते हैं ना कन्याओं का, मुख्यमंत्री कन्यादान। तो तुमको नहीं करना पड़ेगा ना। बोले बजट आता है, उससे बजट आता है तो क्या होता है, लोग शराब पीते हैं, टैक्स देते हैं, उसकी कमाई होती है तो वो हमारे पास आता है। फिर उससे क्या करते हैं, फिर उससे हम उनकी भलाई करते हैं। क्या क्या करते हैं, मध्याह्न भोजन करते हैं, या फिर ये जो उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी कन्याओं का विवाह करते। अरे भैया, तो जब शराब नहीं पिएगा तो अपनी कन्या का विवाह भी खुद कर लेगा और मध्याह्न भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगा, तुमको स्कॉलरशिप नहीं देना पड़ेगी। तो ये कान इधर से क्यों पकड़ रहे हो घुमा फिरा के? उसी पैसे से बाद में पहले तो उसको बर्बाद करेंगे, बीमार करेंगे, उसका लीवर सड़ाएंगे, फेफड़े खराब हो जाए, सब हो जाए। उसके बाद फिर उसके बच्चे जब भूखे मरे तो तुम उनको फ्री में अनाज दो उस पैसे से, और उसकी बच्ची की शादी वो करने लायक नहीं है तो फिर उसकी बच्ची की शादी हम कर देंगे। तो ये तो ड्रामा हो गया ना फालतू। तो ये घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? इसी को बंद करो, वो अपना कर लेगा। बात समझ में? ये गांधीवादी दर्शन के हिसाब से नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम। फिर क्या होगा कि वो गौ हत्या जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो एक गाड़ी में जो है गायें जा रही है तो उसके पीछे भाग रहे हैं। उनमें देखो सबका अल्कोहल टेस्ट करो। अधिकांश जो है नेता इधर उधर घूमते फिरते, इनकी पूरी गाड़ियां भरी होती है, इन सब में सब शराब की बदबू आती है। और ये सब नेता जितने भी हैं, सब कांग्रेस बीजेपी, सब चुनाव में शराब बांट के वो करते हैं। मैं जब खुद चुनाव लड़ा था, मुझे क्लिप भेजते थे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, सर हमारे मोहल्ले में ये पूरा खाली हो रहा है, ये 11 बज रहे हैं, ये पूरा देखो, ये व्हाट्सएप करते थे उसमें। अब मैं क्या कर सकते हैं भाई? बीजेपी वाला भी कर रहा था, कांग्रेस वाला भी कर रहा था, दोनों ही कर रहे थे। चुनाव आयोग की भी धज्जियां, चुनाव आयोग तो कुछ बचा नहीं है। तो ये सब आम चीजें हैं, तो आप सुधार भी नहीं कर सकते ये वाकई में। इसलिए गांधीवादी दर्शन की जरूरत है। गोहत्या बंद होनी चाहिए, अच्छी बात है, तो गोहत्या भी बंद करो और शराब भी बंद करो। तुम शराब पी के वहां रुकवाने मत जाओ तुम्हारा भी बंद करते, ये भी बंद करते। हम तो गायत्री परिवार वाले दोनों की बात करते। गोहत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी बंद करो, उसके ऊपर कानून बनाओ, जो भी गाय को मारे उसको सजा दो, जेल में डालो उसको। लेकिन जो शराब पिए उसको भी डालो, और जो बेचे या बांटे उसको भी डालो। ये भी बंद करो पूरा। और ये उद्योगपतियों को फायदा देना भी बंद करो, क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? समान वितरण, फिजिकल रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भारत जैसे समाज में अभी हम वैसा समाज नहीं बने। अमेरिका की होड़ हम इस मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति देश और उनका पर कैपिटा इनकम हमसे कई गुना ज्यादा है। मैंने आपको बताया था, जनसंख्या हमसे 5 गुना कम है, क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, और पर कैपिटा उनका जो कितना ट्रिलियन है, 25 ट्रिलियन है वो, और हम लोग 3 ट्रिलियन से भी नीचे हैं। हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है वो। और पर कैपिटा नहीं, पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली 10 गुना हो जाएगा। तो पर कैपिटा नहीं बल्कि और ज्यादा हो जाएगा। उधर 5 गुना कम है ना जनसंख्या, तो उसका और जोड़ लीजिए तो 50 गुना हो जाएगा। देख लीजिए आज ही पर कैपिटा इनकम नॉमिनल और वाला देख लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम देखिए आज जाकर के यूएस का और इंडिया का, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना? 50 गुना के आसपास जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय हमसे इतना गुना ज्यादा है। ऐसे देश के साथ हम इस मामले में अंतर नहीं कर सकते कि हम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव लोगों को देंगे। नहीं, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको। इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, भारत में होगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, एक्सक्लूसिव नहीं होगी। तो ये संविधान के अगेंस्ट जा रहा है फिर। तो ये मूल भाव निकालो प्रस्तावना में से, क्योंकि वहां शब्द क्या लिखा है प्रस्तावना में? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, सोशलिस्ट कंट्री होगा। एक शब्द और जोड़ा गया था, समाजवादी, इगेलिटेरियन सोसाइटी।
समतामूलक समाज होगा, भारत एक समतामूलक समाज होगा, सब बराबर होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और राज्य ये तय करेगा कि कहीं वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो जाए। ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट। स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो कंसंट्रेशन ना होने दे वेल्थ का। तो हमारे यहाँ तो स्टेट ही करवा रहा है वेल्थ का कंसंट्रेशन, जियो को फैला करके। आपको जियो की कहानी बताई थी कि जियो जो है बाद में आया, उसके सामने एजीआर भी नहीं थे, बाकी कंपनियों को एजीआर देने थे, एडजस्टमेंट वाले को। सारे रेट पुराने जो है सबके ऊपर बकाया निकाल दिया, आइडिया के ऊपर निकाल दिया, वोडाफोन पे निकाल दिया, एयरटेल पे निकाल दिया, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। कब से? 2003 से, जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से समय का डिफरेंस निकाल दिया पुराना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जमा कराओ, सरकारों ने भी कहा तुरंत दो। तो जो कंपनियां 2001 से थी, 2 से थी, 3 से थी, उनके ऊपर, सबके ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ का बकाया हो गया। ये कंपनी अभी आई जियो, पुरानी रिलायंस अंबानी वाली जो थी वो कम्युनिकेशन, वो तो खत्म ही हो गई, वो तो टिक ही नहीं पाई। तो वो कंपनी जब चली गई तो सारा जो एनपीए वो आप और हमारे ऊपर आया, आम आदमी को भरना पड़ा वो। क्योंकि बैंक में यदि आप एनपीए कर जाते हैं और बाहर हो जाते हैं तो बैंक का जो जिन लोगों ने डिपॉजिट करा रखा है उनको तो देना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। तो कौन देता है? टैक्स पेयर्स का पैसा, सरकार जमा करती है उसको, और उद्योगपति तो बच गया। और आपने एजीआर वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, एजीआर वाला जो पूरा केस पढ़ लीजिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रॉस रेवेन्यू एग्रीगेट वाला जो पुराना जो है एडजस्टेड है ना, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मतलब पुराना जो ग्रॉस रेवेन्यू सारा का सारा सब लोगों के ऊपर निकाल दिया कि वो स्पेक्ट्रम के उसमें ये गड़बड़ थी, उधर ये था, तुमको इस हिसाब से पेमेंट करना था, तुमने इतने साल तक इस हिसाब से पेमेंट नहीं किया। अब तो ये कंपनियां तो टिके नहीं पाई। इधर जियो को ट्राई ने पूरी छूट दे दी, गवर्नमेंट ने बिल्कुल छूट दे दी। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट की कंपनी थी तो उसके ऊपर ये सब नहीं था, लेकिन इधर जियो को पूरी छूट दे दी। मोदी जी के आते ही 2016 में उसने कहा कि मैं फ्री चलाऊंगा। तो फ्री चलाने की अनुमति कैसे दे सकते हो आप किसी को? क्योंकि फ्री जैसे ही चलाओगे तो दूसरे लोग तो कंपटीशन में टिके नहीं पाएंगे। तो अचानक से 30-35 करोड़ 40 करोड़ सब्सक्राइबर मिल गए और वो छोड़ के मिल गए। इन्होंने इधर का छोड़ दिया, सोचा 2 सिम क्यों रखेंगे, एक ही सिम रखेंगे। तो ये खाली हो गए दूसरे लोग, और इनके ऊपर कर्जा था ऑलरेडी 60,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का एक कंपनी के ऊपर। तो ये जमा कैसे कराएंगे? आपने एक तो कर्जा निकाल दिया पुराना वाला, और दूसरा सामने वाले को फ्री कर दिया। उसके ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो तो न्यूली फॉर्म है, अभी बनी है, इसलिए इसके ऊपर पुराना कुछ था ही नहीं। उसने आते ही कंपटीशन किया, और कंपटीशन नहीं किया, ये डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है। इस टाइप का कंपटीशन को डिस्ट्रक्शन कहते हैं, विघटनकारी। इसमें सामने वाले को साफ साफ नुकसान था। और इस समय में ये ख्याल किसको रखना था? सरकार को, ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको ध्यान रखना था कि हम इसको ऐसा ना करने दें। लेकिन उसको करने दिया गया मनमानी, और उसने मनमानी करके अपने सब्सक्राइबर इतने बढ़ा लिए, और दूसरी कंपनियां बिल्कुल खत्म हो गई, कुछ भाग गई, कुछ मर्ज हो गई, और कुछ स्ट्रगल कर रही हैं। और अभी आइडिया के जो कुमार मंगलम है, उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो बहुत ज्यादा, इसको तुरंत 27,000 करोड़ तो हमको कल ही चाहिए, और मैं अपने सारे जो शेयर हैं 27%, 28, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता हूं, मतलब मुझे नहीं चाहिए, प्लीज इस कंपनी को बचा लो बस। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है 75 साल में कि कोई प्राइवेट प्लेयर जो है सरकार को बोल रहा है कि मैं अपने सारे शेयर छोड़ता हूं और ये आपको देता हूं, भाई इसको बचा लो ये कंपनी को, क्योंकि हमने बनाई थी। सरकार बचाएगी? नहीं बचाएगी, क्योंकि वो तो एक ही को प्रमोट करना चाहती है। तो वो जो मैं आपको अभी बता रहा था 39 का जबरदस्त उल्लंघन है, और जो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द लिखा है उसका जबरदस्त उल्लंघन है। ये आप बैठ के क्या करवा रहे हो? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, एक ही आदमी को आगे बढ़ाना। एयरटेल थोड़े दिन टिकेगा, शायद 2025 तक, 2024 तक वो भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो एजीआर अलग पे करना है उसको भी।
और इसके साथ कंपटीशन अलग करना। 5G में तो पिछड़ ही गया है, क्योंकि जो इक्विपमेंट लगाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी रिलायंस जियो का ही है, उसका है नहीं, वो बना ही नहीं पा रहा है, कंपटीशन नहीं कर पा रहा 5G में। तो 5G के लिए पहले से प्रिपरेशन करनी है, उस प्रिपरेशन में वो 2 साल पीछे है। और जैसे ही 5G पूरी तरह से लॉन्च होगा, एक ही प्लेयर बचेगा, तब आपका डेटा, आपका वॉइस कॉल, आपका सब वो मनमानी दाम पे वो बेचेंगे और आपको खरीदना पड़ेगा। उसके सिवा आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, एजुकेशन से लेके सब कुछ। बिना ऑनलाइन के अब आप वैसे भी नहीं चल पाएंगे। तब उसके सब्सक्राइबर भी लगभग 100% होंगे और प्राइस भी उसकी तरफ से होगा। तो ये आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन को अंगूठा दिखा दिया। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना थी वो समाजवाद की थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड वेल्थ का कंसंट्रेशन एक आदमी के पास नहीं होने देंगे। तो तीनों चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो अंगूठा हो गया। अब बात समझ में आ रही होगी आपको पूरी स्टोरी। मैंने सार बता दिया। इसके लिए हो सकता है आपको द हिंदू के 50 आर्टिकल पढ़ना पड़े, तब जाकर के ये सार आएगा। मैंने एकदम एक्सट्रैक्ट निकाल के बता दिया आपको। न जाने कितने न्यूज चैनल देखोगे, तब जाकर के हो सकता है आप को ये जिस्ट के तौर पे दे पाए, और कारण भी बता दिया। और इसको जाकर के आप ट्रांसपेरेंटली आप विकिपीडिया पे देख सकते हो, गूगल पे सर्च करो, सारी न्यूज है। बस ये कि उन सबको मिला करके, ऐसा नहीं कि हाथी का कभी कहीं पूंछ दिखे तो बोले ये हाथी है, पांव दिखे तो हाथी, पूरा हाथी देखना पड़ेगा। मैंने दिखाया आपको पूरा हाथी, ये है। तो बाहर करंट अफेयर्स से जोड़ो, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। मैंने कितनी चीजें बता दी आपको अभी। अफगानिस्तान बताया, देश की हालात बताए, किसानों पे जा सकते हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि किसान जो मांग कर रहे हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सारी चीजें एक व्यक्ति के पास चली जाएंगी, कुछ कंपनियों के पास चली जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन सत्ता में इन लोगों को जो लाया गया है, इन कानून बनाने के लिए ही लाया गया है। वो खर्चा जो सारा किया है वो इसीलिए किया है उन लोगों ने, नहीं तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करते ना। उनका तो इन्वेस्टमेंट है कंपनियों का, कि आप वहां जाकर के कानून बनाओगे, तो पॉसिबल ही नहीं है इसके विरुद्ध जाना। इसीलिए तो वो टस से मस नहीं होते, चाहे जिसको बैठना है वो बैठ जाए, वो सुनना ही नहीं है। सुनना क्यों नहीं है? क्योंकि लाए इसीलिए गए ना। आपको जब बुलाए, बैंड वाले को आप बुलाओगे शादी में तो बजाने के लिए बुलाओगे ना, नहीं तो पैसा क्यों दोगे? तो बैंड बजाएगा, आप कहोगे नहीं ये नहीं करना है, बोले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। खाना बनाने वाले को बुलाओगे तो खाना बनाएगा, यही काम करेगा, नहीं तो उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो बुलाया गया, तो यही है, खाना बनाने वाले हैं, बैंड वाले ठीक है। तो ये आप लोग भी पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए, लाइट रहिए, ज्यादा सिंपैथी इधर उधर कहीं ना कांग्रेस के प्रति जाना है ना बीजेपी के प्रति जाना है। संविधान के प्रति रहिए, डॉक्यूमेंट के प्रति रहिए, किताब को पढ़िए, समझिए, जागरूक बनिए, तो फिर परीक्षा में लिखने में बहुत मजा आएगा। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, मैं जो बता रहा हूँ वैसे, इसके उत्तर भी निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ आनंद आया करंट अफेयर्स का भी? हाँ, तो चलो ठीक है, नोट्स बनाना सबके, ठीक है, फॉर्म लॉज के ऊपर बना, होमवर्क लिख लो सप्ताह भर का जल्दी से। भारत में कृषि कानूनों की स्थिति और कृषि सुधार, एग्री रिफॉर्म्स, एग्री रिफॉर्म्स, भारत की विदेश नीति के बदलते तत्व, भारत में बदलते हुए, चेंजिंग इन फॉरेन पॉलिसी एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एग्री लॉज एंड फॉर्म लॉज एंड एग्री रिफॉर्म्स, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, AGR, सुप्रीम कोर्ट ऑन AGR, सुप्रीम कोर्ट ऑन AGR, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा AGR के ऊपर? टेलीकॉम रिवॉल्यूशन इन इंडिया, प्रेजेंट स्टेटस, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में संचार क्रांति वर्तमान स्थिति, भारत में संचार क्रांति वर्तमान स्थिति, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन
अधिकार कानून, सीए, एनआरसी, सीए के ऊपर टिप्पणी लिखिए, एनआरसी पे टिप्पणी लिखिए। सिटीजनशिप एक्ट है ना ये, अमेंडमेंट एक्ट, सीए, ठीक है। और इसको उस टाइप से प्रोज कॉन्स एंड बैलेंस्ड व्यू, है ना, पॉजिटिव निगेटिव लिख के बैलेंस्ड व्यू लिखना, दोनों लिखना है, पॉजिटिव भी लिखना है, निगेटिव भी लिखना है, फिर बैलेंस्ड व्यू लिखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के, और ये सब पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन पॉलिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा यूपीएससी का तो देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा पूरा यही है, यूपीएससी तो पूरा पूरा मैच करेगा मैं जो बात कर रहा हूं उससे। और एग्जाम जब आप कुछ नहीं भी दोगे तो भाई मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा क्या इसमें क्या रखा है, ये तो सब मत पता है हमको, ये तो सब बता दिया है। आप उठा के देखोगे तो अब एमपीपीएससी में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि उसको पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं। शराबबंदी हो जाएगी तो फिर ढंग से बनेगा ठीक है, तो अभी उसका देखते हैं फिर बाद में। फिर गांधीयन फिलोसॉफी इन डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी दर्शन, एंड लीगल स्टेटस, इसको नहीं, हाँ, लीगल स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, लीगल स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। इस फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है, ऐसे कुछ प्रश्न है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले बताया था पहली बार, फिर मैं पूछूंगा अगले सप्ताह। तो ये आपका होमवर्क है इस सप्ताह का, आप ये होमवर्क करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आज प्रीएम्बल की बात पूरी करनी थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट जगाया है ताकि आप न्यूज़ पढ़ें, एनालिसिस पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, कॉलम पढ़ें, और वो आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। चलिए, शांति पाठ।